हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि बॉटनी के अंदर सेल बायोलॉजी वाले पार्ट के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सेल, या फिर जिसे हिंदी में हम कोशिका के नाम से जानते हैं। सेल का हमने बेसिकली ये देखा कि सेल का शेप के बेसिस पर या फिर साइज के बेसिस पर या फिर नंबर के बेसिस पर वी कैन डिफ्रेंशिएट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीवों को हम कोशिका की आकृति, कोशिका का आकार या फिर कोशिका की संख्या के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत जो है वो कर सकते हैं। इसी में हमने एक पॉइंट और देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वी कैन डिवाइड द ऑल सेल्स इनटू टू ग्रुप्स, द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे कि कोशिकीय संगठन के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम दो समूहों में वर्गीकृत करते हैं। एक हो जाता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा हो जाता है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। अगर मैं यूकैरियोटिक कोशिका के, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जांपल्स में हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेनली बैक्टीरियल सेल आ जाती है, जीवाणु कोशिका आ जाती है। जितने भी मैं बोल सकती हूँ मोनेरा किंगडम के मेंबर्स हैं, यानी मोनेरा जगत के जितने भी सदस्य हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच डू द फोटोसिंथेसिस या विच आर फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जिसका नाम है आपका साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, तो वो भी इसी का मेंबर हो जाता है। एंड अगर मैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अगर आपसे पूछूंगे विच इज इन विच ऑफ फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर सबसे सूक्ष्मतम सूक्ष्म जीव कौन होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है या एग्जाम्पल होता है उसका, तो वो हो जाएगा फिर आपका माइकोप्लाज्मा। बेसिकली दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, जब हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेनली, वैसे तो देखो प्रोटिस्टा के सदस्य जो हैं, फंजाई के सदस्य जो हैं, प्लांटी के जो सदस्य हैं और एनिमेलिया के जो सदस्य हैं, यानी मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी are included in eukaryotic cell, but specifically if I'm talking about the example of eukaryotic cell, विशिष्टतः अगर मैं यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो वहां पर फिर आपके दो एग्जाम्पल आ जाते हैं कि एक तो हम प्लांट सेल की बात करते हैं और दूसरा जो है हम एनिमल सेल की बात करते हैं। मतलब एक बार में हम पादप कोशिका देखेंगे कैसी होती है और दूसरे में देखेंगे हम जंतु कोशिका जो है वो कैसी होती है। बेसिक एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि वैसे तो जो हमारी पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका होती है इनमें आधारभूत समानताएं पाई जाती है, यानी इनकी जो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है वो तो एक जैसी ही होती हैं। दे आर फंडामेंटली सिमिलर, मतलब मौलिक समानताएं पाई जाती है, आधारभूत समानताएं पाई जाती है। फिर भी इनके अंदर कुछ अंतर उपस्थित होता है, कुछ डिफरेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर बेसिक कौन से डिफरेंसेस जो है वो देखे जाते हैं। समानताओं की बात नहीं करनी, हमें असमानताओं की ज्यादा बात करनी है। बाकी जब प्लांट सेल और एनिमल सेल डिटेल में हम पढ़ेंगे तो वहां पर काफी हद तक चीजें जो है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे पादप, हेडिंग डालेंगे पादप पे जंतु कोशिका, हेडिंग डालेंगे पादप पे जंतु कोशिका। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल, इंग्लिश में लिखेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल, पादप व जंतु कोशिका, पादप व जंतु कोशिका। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखे, पहला पॉइंट मतलब क्या, डायरेक्ट ही इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। वैसे तो लिखेंगे वैसे तो पादप व जंतु कोशिकाओं की, वैसे तो पादप व जंतु कोशिकाओं की आधारभूत संरचनाएं, वैसे तो पादप व जंतु कोशिकाओं की आधारभूत संरचनाएं एक समान होती है, आधारभूत संरचनाएं एक समान होती हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर पाया जाता है, मतलब बेसिकली फंडामेंटली तो सिमिलर होंगी बट फिर भी इनके अंदर डिफरेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर पाया जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल
structure of plant cell, structure of plant cell and animal cell, structure of plant cell and animal cell is fundamentally similar, is fundamentally similar, is fundamentally similar, fundamentally similar, but they also have some, but they also have some differences, बट दे ऑल्सो हैव सम डिफरेंसेस, मतलब इनमें कुछ अंतर जो है वो भी उपस्थित होते हैं। तो बट दे ऑल्सो हैव सम डिफरेंसेस, अब कौन से डिफरेंसेस है वो देखेंगे हम। तो उसके लिए हमें वही फ्लो चार्ट बनाना है ना। फ्लो चार्ट क्या मतलब टेबल बनानी है, और टेबल की बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स, कौन कौन से फीचर जो हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं और कौन से फीचर जो है वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे पादप कोशिका, पादप कोशिका, इंग्लिश में लिखेंगे प्लांट सेल, पादप कोशिका या फिर इंग्लिश में प्लांट सेल, और इधर लिखेंगे जंतु कोशिका, इधर लिखेंगे जंतु कोशिका। एक हो गई पादप कोशिका और दूसरी हो गई जंतु कोशिका, एक को कहेंगे प्लांट सेल और दूसरी को कहेंगे एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब इनके बेसिक फीचर देखेंगे कि भाई क्या क्या इनके फीचर होते हैं, क्या क्या इनके अंदर डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना। कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं और कौन कौन से लक्षण इनमें उपस्थित होते हैं। तो लिखेंगे पादप कोशिका की सबसे बाह्यतम परत, पादप कोशिका की सबसे बाह्यतम परत कोशिका भित्ति, इंग्लिश में सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल होती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज, outermost layer of plant cell is cell wall, cell wall, cell wall। ठीक है, इधर लिखेंगे सबसे बाह्यतम परत, सबसे बाह्यतम परत, सबसे बाह्यतम परत, इनकी आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, इनमें सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती। इनकी आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कहा जाएगा कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या फिर हिंदी में कहा जाएगा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो इनकी सबसे बाह्यतम परत कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, चलो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कोशिका भित्ति के, मतलब प्लांट सेल में लिखेंगे कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर या फिर जिसके अंदर की ओर कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर की ओर कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। बाहर प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के अंदर जो लेयर होती है दैट इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कहा जाता है कोशिका झिल्ली। तो जिसके अंदर की ओर कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, जिसके अंदर की ओर कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। तो इनमें तो दो लेयर हो जाएगी, सेल वॉल भी होगी, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, यानी कोशिका भित्ति भी होगी, कोशिका झिल्ली भी होगी। लेकिन अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो इनमें आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो याद रख लेना इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इनमें इनमें कोशिका भित्ति, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति
अनुपस्थित होती है। दे डोंट हैव सेल वॉल, दे डोंट हैव सेल वॉल, दे डोंट हैव सेल वॉल। तो दैट इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एक में सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन होगी। जिसमें सेल वॉल है उसमें सेल मेम्ब्रेन भी है, बट जहां पर सेल मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट लेयर, उसमें सेल वॉल जो है, जैसे एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है, या जंतु कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है ना। तो ये तो हमने मेम्ब्रेन की बात करी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्लांट सेल में लिखेंगे, इन कोशिकाओं के मध्य में, इन कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी रिक्तिका, एक बड़ी रिक्तिका, जिसको हिंदी में रसधानी भी कहते हैं, रसधानी इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल, उपस्थित होती है। वैक्यूल उपस्थित होती है, जो टोनोप्लास्ट नामक, जो टोनोप्लास्ट नामक, जो टोनोप्लास्ट नामक परत से ढकी रहती है, जो टोनोप्लास्ट नामक परत से ढकी रहती है। मतलब सेंटर पार्ट में इसमें बड़ी एक वैक्यूल होगी जो टोनोप्लास्ट से, या फिर मैं बोल सकती हूँ आपकी परत का नाम है ना, रिक्तिका की जो परत है उसी को टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो टोनोप्लास्ट से क्या रहती है, कवर्ड रहती है, टोनोप्लास्ट से कवर्ड रहती है। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे प्लांट सेल में, दे हैव अ बिग वैक्यूल, दे हैव अ बिग वैक्यूल, दे हैव अ बिग वैक्यूल at the center part of cell, they have a big vacuole at the center part of cell, center part of cell, which remain surrounded with the help of, which remain surrounded with the help of टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन मतलब वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, इनमें लिखेंगे, इनमें रिक्तिका या रसधानी अनुपस्थित होती है, इनमें रिक्तिका या रसधानी अनुपस्थित होती है, इनमें रिक्तिका या रसधानी अनुपस्थित होती है, इनमें रिक्तिका या रसधानी अनुपस्थित होती है। दे डोंट हैव वैक्यूल, दे डोंट हैव वैक्यूल, दे डोंट हैव वैक्यूल। कभी कभी उपस्थित हो सकती है, जैसे कुछ मेंबर आते हैं एनिमल किंगडम के, अमीबा वगैरह, अमीबा आ जाता है और भी आ जाते हैं, तो उनमें वैक्यूल प्रेजेंट होती है, यानी उनके अंदर रिक्तिका पाई जाती है। लेकिन साइज जो है वो कंपैरेटिवली प्लांट सेल की जो वैक्यूल होती है, पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है उसका साइज बड़ा होता है। जंतु कोशिका में या तो एब्सेंट ही होगी या तो अनुपस्थित ही होगी, और अगर प्रेजेंट होती है तो उसका साइज बहुत छोटा होता है ना। तो ये पॉइंट भी लिखेंगे, उपस्थित होने पर, उपस्थित होने पर मतलब वैसे तो एब्सेंट होती है, पर अगर प्रेजेंट होगी, उपस्थित होने पर यह है, उपस्थित होने पर यह है बहुत सूक्ष्म आकृति की, सूक्ष्म आकृति की होती है, यह बहुत सूक्ष्म आकृति की होती है। मतलब होगी तो बहुत स्मॉलर होगी, होगी तो बहुत स्मॉलर होगी, है ना। तो लिखेंगे इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल, in animal cell vacuole is absent, vacuole is absent, in animal cell vacuole is absent, absent। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, if vacuole is present,
if vacuole is present, if vacuole is present, their size is very small. वैसे तो एब्सेंट ही होगी, बट अगर होगी तो their size is very small, very small. चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पादप कोशिका की बात करेंगे। मध्य में रिक्तिका, मध्य में रिक्तिका उपस्थित होने के कारण, मध्य में, क्योंकि सेंटर पार्ट में रिक्तिका होती है, वैक्यूल होती है, तो जो न्यूक्लियस होगा वो पेरीफेरी होगा, परिधि की ओर होगा, है ना। तो मध्य में रिक्तिका उपस्थित होने के कारण केंद्रक, केंद्रक परिधि की ओर, केंद्रक परिधि की ओर, परिधि की ओर उपस्थित होता है। पेरीफेरी होता है, परिधि की ओर उपस्थित होता है। बिकॉज, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे बिकॉज वैक्यूल इज प्रेजेंट ऑन, बिकॉज वैक्यूल इज प्रेजेंट ऑन, बिकॉज वैक्यूल इज प्रेजेंट ऑन, या बिकॉज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन लिखेंगे सेंटर पार्ट ऑफ सेल, बिकॉज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन सेंटर पार्ट ऑफ सेल, center part of cell, nucleus is situated at the, nucleus is situated at the, nucleus is situated at the periphery, मतलब बॉर्डर पे होगा, सेल के आउटर साइड में पेरीफेरी पर, परिधि पर जो है वो केंद्रक होगा, क्योंकि बीच में जो है वो रिक्तिका प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें लिखेंगे इनमें केंद्रक, इनमें केंद्रक, इनमें केंद्रक केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है। इनमें केंद्रक केंद्रीय भाग में, इनमें केंद्रक केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है। इनमें केंद्रक केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है। इनमें केंद्रक केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दे हैव, दे हैव, they have nucleus at the, they have nucleus at the, they have nucleus at the central part, they have nucleus at the central part, central part. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें तारक का है, सेंट्रियोल, इनमें तारक का अनुपस्थित होता है। इनमें तारक का अनुपस्थित होता है। अगर एक में अनुपस्थित है तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट। तो इनमें तारक का अनुपस्थित होता है, तो यहाँ पर सेंट्रियोल जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एक में एब्सेंट, दूसरे में प्रेजेंट। मैंने बताया था माइनस एंटी मतलब एब्सेंट और प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट, है ना। तो लिखेंगे प्लांट सेल में दे डोंट हैव सेंट्रियोल, या डायरेक्ट लिख सकते हैं सेंट्रियोल इज एब्सेंट, दे डोंट हैव सेंट्रियोल, या फिर लिख सकते हैं सेंट्रियोल इज एब्सेंट, सेंट्रियोल इज एब्सेंट। दूसरे में लिखेंगे सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। दे डोंट हैव सेंट्रियोल, या सेंट्रियोल इज एब्सेंट, और इधर लिख लेंगे सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें, इनमें हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, इनमें हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, प्लांट है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, तो इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। दे हैव क्लोरोप्लास्ट,
they have chloroplast, they have chloroplast, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वयंपोषी पोषण, स्वयंपोषी मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वयंपोषी पोषण दिखाते हैं, तथा स्वयंपोषी पोषण दिखाते हैं। स्वयंपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि दे विल प्रोड्यूस देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा तो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे, अगर कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है तो इस प्रकार के पोषण को स्वयंपोषी पोषण कहा जाता है। स्वयं मतलब खुद और पोषी मतलब खुद का पोषण खुद करना, है ना। तो लिख लेंगे कि इनमें हरित लवक उपस्थित होता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं या प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वयं पोषी पोषण प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट या दे हैव द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट लिख लो या फिर लिख लो दे हैव द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। so they do the photosynthesis, so they do the photosynthesis, so they do the photosynthesis and show autotrophic nutrition, and show autotrophic nutrition, and show autotrophic nutrition, autotrophic nutrition, autotrophic न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनमें अनुपस्थित हो जाएगा तो लिख लेंगे इनमें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक अनुपस्थित होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ये विषम पोषी पोषण, जिसके कारण ये विषम पोषी पोषण मतलब दूसरे से भोजन या दूसरे से न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, दूसरे से पोषण प्राप्त करेंगे, तो जिसके कारण ये विषम पोषी पोषण प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण ये विषम पोषी पोषण प्रदर्शित करते हैं। They don't have chloroplast, they don't have chloroplast, they don't have chloroplast, so they don't have chloroplast, so they show the heterotrophic nutrition, so they show the heterotrophic nutrition। हेटेरोट्रॉफिक मतलब अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड करेंगे। खुद के पास में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अगर हमारे पास भी, सिंपल बात है कि वी आर द एग्जांपल ऑफ एनिमल सेल, हम जंतु कोशिका का उदाहरण है। अगर हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट होता, अगर हमारे पास में हरित लवक होता तो वी कैन डू द फोटोसिंथेसिस, हम प्रकाश संश्लेषण कर पाते। और अगर हम प्रकाश संश्लेषण कर पाते तो वी विल डू द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हम स्वयंपोषी होते। अगर हम स्वयंपोषी होते तो हमें बाहर से कुछ खाने की आवश्यकता नहीं होती। बट बिकॉज वी डोंट हैव द क्लोरोप्लास्ट और द हरित लवक, हमारे पास में हरित लवक नहीं होता, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। वी विल डिपेंड ऑन अनदर organism or the medium for our food requirement or the nutrition. That's why this type of nutrition is known as the heterotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक में खाना खुद बनाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक में किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। स्वयंपोषी में अपना खाना खुद बनाएंगे, विषमपोषी में अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड करेंगे। तो ये तो हो गया प्लांट सेल, ये हो गया एनिमल सेल। न्यूट्रिशन के बेसिस पर फिर भी इनके कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखे जाते हैं, अपवाद देखे जाते हैं, वो याद रखेंगे। तो इसका अपवाद होता है, इसका एग्जाम्पल नहीं, अपवाद ही लिखेंगे, अपवाद। और अपवाद लिखेंगे कवक, फंजाई,
कवक या फिर फंसाई, कवक या फिर फंसाई। ठीक है। अब अपवाद का मतलब क्या है कि फंसाई के पास में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, और अगर फंसाई के पास में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो वो इस तरीके का न्यूट्रिशन जो है वो शो करेगी। और अगर मैं इसके अपवाद की बात करूं, एक्सेप्शनल केस ऑफ एनिमल किंगडम, तो वो हो जाता है आपका यूग्लिना, वो हो जाता है यूग्लिना, वो हो जाता है यूग्लिना। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एक्सेप्शनल केस, यहाँ पर जो ऑटोट्रॉफिक नहीं हेटेरोट्रॉफिक होगा, विषमपोषी होगा, वो हो जाएगा फंसाई। और उधर एक्सेप्शनल केस हो जाएगा आपका, उधर एक्सेप्शनल केस हो जाएगा यूग्लिना, उधर एक्सेप्शनल केस हो जाएगा यूग्लिना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे। पादप कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं आकार में, पादप कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं, पादप कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। इधर लिखेंगे जंतु कोशिका, इधर लिखेंगे जंतु कोशिका, जंतु कोशिका पादप कोशिका की तुलना में, जंतु कोशिका पादप कोशिका की तुलना में छोटी होती हैं, आकार में छोटी होती हैं। तो तुलना में आकार में छोटी होती हैं, आकार में छोटी होती है, मतलब प्लांट सेल जो है वो साइज में लार्जर होंगी कंपैरेटिव टू द एनिमल सेल, और जो हमारी प्लांट सेल जो है वो लार्जर होंगी, तो एनिमल सेल जो है वो कंपैरेटिवली कैसी होती है, स्मॉलर होती है, छोटी होती है, कंपैरेटिवली स्मॉलर होती है यानी छोटी होती है। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे प्लांट सेल में, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दे आर कंपैरेटिवली, दे आर कंपैरेटिवली, दे आर कंपैरेटिवली larger in size, they are comparatively larger in size, और दूसरे में लिखेंगे they are comparatively smaller in size, they are comparatively smaller in size। एक बार हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी लिखेंगे, फिर हम इसका डायग्राम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो प्लांट सेल जो है वो लार्जर होती है, और एनिमल सेल जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होती है, एनिमल सेल कंपैरेटिवली स्मॉलर होती है टू द प्लांट सेल, टू द प्लांट सेल, टू द प्लांट सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखेंगे पादप कोशिका में माइक्रोविलाई, पादप कोशिका में माइक्रोविलाई अनुपस्थित होती है, यहां पर प्रेजेंट हो जाएगी। तो पादप कोशिका में माइक्रोविलाई अनुपस्थित होती है, यहां पर लिख लेंगे माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई यानी अंगुली नुमा उभार होते हैं, है ना, माइक्रोविलाई यानी अंगुली नुमा उभार होते हैं, तो लिख लेंगे पादप कोशिका में माइक्रोविलाई अनुपस्थित होती है। और जंतु कोशिका में लिख लेंगे, जंतु कोशिका में लिख लेंगे माइक्रोविलाई उपस्थित होती है, माइक्रोविलाई उपस्थित होती है, माइक्रोविलाई उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इनमें, इनमें स्फीरोसोम कोशिकांग होते हैं, इनमें स्फीरोसोम उपस्थित होते हैं। ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे किसका क्या काम है, वो सब आगे देखेंगे।
अभी केवल प्लांट सेल पढ़ रहे हैं, एनिमल सेल पढ़ रहे हैं, तो उसके फीचर लिखेंगे। तो इसमें स्फीरोसोम अनुपस्थित होते हैं, स्फीरोसोम अनुपस्थित होते हैं, यहाँ पर स्फीरोसोम उपस्थित होते हैं, स्फीरोसोम उपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दे हैव स्फीरोसोम्स, दे हैव स्फीरोसोम्स। एनिमल सेल्स के पास में स्फीरोसोम्स जो है प्रेजेंट होते हैं, स्फीरोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। चल नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें संग्रहित भोजन, इनमें संग्रहित भोजन स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है। इनका स्टोर्ड फूड, प्लांट सेल का स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है और एनिमल सेल्स का स्टोर्ड फूड जो है वो ग्लाइकोजन होता है। तो इनका संग्रहित भोजन स्टार्च होता है और जंतु कोशिका में लिखेंगे इनका संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे प्लांट सेल में दे हैव स्टार्च इन द स्टोर्ड फूड in the form of stored food, they have starch in the form of stored food, they have starch in the form of stored food। और इसमें लिख लेंगे they have glycogen in the form of stored food, in the form of stored food, in the form of stored food। इनके पास में स्टार्च होगा और जंतु कोशिका के पास में स्टोर्ड फूड जो है वो आपका ग्लाइकोजन होता है। ये काफी बार हमने ये चीज पढ़ रखी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन कोशिकाओं में गोल्जी काय, इन कोशिकाओं में गोल्जी काय अल्प विकसित होता है, इन कोशिकाओं में गोल्जी काय अल्प विकसित होता है, यानी गोल्जी एपरेटस जो है वो लेस डेवलप्ड होता है। अगर एक के पास में कम विकसित है तो मैंने बोला दूसरे का अपोजिट याद रख लेना, इनके पास में जो गोल्जी बॉडी होगा वो अधिक विकसित होगा, इनमें गोल्जी बॉडी अधिक विकसित होता है, इनमें गोल्जी काय अधिक विकसित होता है, गोल्जी काय अधिक विकसित होता है। दे हैव वेल डेवलप्ड, they have well developed Golgi apparatus, they have well developed Golgi apparatus, they have well developed Golgi apparatus, they have well developed Golgi apparatus। That's it। लास्ट हमें इसका डायग्राम भी देखना है कि भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल होती कैसे है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं।
चलिए, डायग्राम आई होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और मैं फिर इसके लिए हिंदी इंग्लिश में लेबलिंग हो रखी है, हिंदी में मैं लेबलिंग जो है वो आपके लिए कर दूंगी, है ना। तो एक बार पहले प्लांट सेल के डायग्राम को जूम करके देख लेते हैं, फिर अपन इधर देख लेंगे, है ना। चलिए, ये हो गया हमारा प्लांट सेल, ये हो गया हमारा प्लांट सेल। इसको डायग्राम को ड्रॉ करेंगे एज इट इज। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मैं हिंदी लिख देती हूँ सब चीज़ों की, जो भी नॉमेनक्लेचर किया हुआ है वो मैं लेबल कर देती हूँ। ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर, आई होप सो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा येलो कलर, है ना, जो मैंने लेबल किया है, हाँ दिख रहा है ना। चलो, मैं इसको ये ब्लैक कर देती हूँ, पहले मैं एरो बना देती हूँ और फिर अपन लेबल कर लेंगे। एक ये हो गया लेबल, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, है ना। इंग्लिश में तो बेटा नाम दिख रहा है आपको, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कम है लिखा हुआ, तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। जो सेंटर पार्ट में स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज द न्यूक्लियस या फिर केंद्रक, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक, ठीक है। ये भी न्यूक्लियस है। ये जो है ये है रफ ईआर, रफ ईआर मतलब खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। ये जो स्ट्रक्चर है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में और सेम रहेगा इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है गोल्जी काय, ये है गोल्जी काय, गोल्जी काय। जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है ये मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। सेंटर में जो बड़ी सी स्ट्रक्चर दिख रही है ये है रिक्तिका, रसधानी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में कहा था आपने वैक्यूल। जो छोटे छोटे दाने जैसी संरचना दिख रही है या ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर दिख रही है, दे आर द राइबोसोम, दे आर द राइबोसोम, दे आर द राइबोसोम, ठीक है, दे आर द राइबोसोम, दे आर द राइबोसोम, ठीक है। और देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट है राइबोसोम। फिर उसके अलावा ये है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, चिकनी ईआर, ये है पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम, ठीक है। ये है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। जो आउटर मोस्ट लेयर है ये है सेल वॉल, हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के जो अंदर परत है वो कहलाती है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के जो अंदर परत है वो है कोशिका झिल्ली। सेल वॉल के जो अंदर लेयर है वो कहलाती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, है ना। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। लो, अब बना लेंगे इसको फटाफट। थोड़ा एक रफ सा डायग्राम हमें पता होना चाहिए कि भाई प्लांट सेल जो है वो कैसी दिखाई देती है। एक फटाफट से रफ सा डायग्राम हमें थोड़ा बहुत इंडिकेशन के लिए पता होना चाहिए कि प्लांट सेल जो है वो कैसे दिखाई देती है, प्लांट सेल कैसी दिखाई देती है। जितने लेबलिंग मैंने करी है हिंदी में केवल वही लिखना है आपको, बाकी एवरीथिंग जो है वो आपको मेंशन करने की नीड नहीं है। सारे जो लेबलिंग है वो करने की जरूरत नहीं है, जो जो मैंने करी है वो आप लिख लीजिए, है ना। इसको जरूर लिख लेंगे, गोल्जी काय है, गोल्जी पुट्टिका, ऊपर है गोल्जी का, एक है गोल्जी पुट्टिका, दूसरा है गोल्जी का, ठीक है। न्यूक्लियोलस का आप लोगों को पता होगा, न्यूक्लियोलस जो है वो रिक्तिका को कहा जाता है। पहले मैंने जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ाया था, रिक्तिका नहीं केंद्रिका को कहा जाता है ना, तो जब मैंने यूकैरियोटिक सेल पढ़ाया था वहां पर न्यूक्लियोलस लिखाया था। तो ये हो गया हमारा प्लांट सेल का डायग्राम।
जल्दी से एक छोटू सा समझने के लिए फॉर द इंडिकेशन पर्पस हमें ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है, और फिर एक बार देख लेंगे जल्दी से कि एनिमल सेल जो है या जंतु कोशिका जो है उसकी संरचना किस तरीके की होती है। जंतु कोशिका जो है उसकी भी संरचना देख लेंगे कि वो कैसी दिखाई देती है। चलते हैं आगे। ये हो गई जंतु कोशिका, ये हो गई जंतु कोशिका, और जंतु कोशिका की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई देती है वो भी हम देख लेते हैं, लेबलिंग कर लेंगे हम। ठीक है, चल इसके भी हिंदी और इंग्लिश के नाम, इंग्लिश के तो दिख रहे हैं आपको, डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर इंग्लिश के नाम जो है वो देख लेंगे। इंग्लिश में तो लिखे हुए हैं, हिंदी के देखने हैं हमें मेनली। जंतु कोशिका है, ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो स्ट्रक्चर गोल दिख रही है, राउंड शेप स्ट्रक्चर, दैट इज द पेरोक्सिसोम। हिंदी में भी पेरोक्सिसोम ही रहता है, पेरोक्सिसोम, या हिंदी में भी पेरोक्सिसोम रहेगा। एक है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, जिसके ऊपर, अंतःप्रदवी जालिका मतलब ईआर, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है जिसके ऊपर राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये हो गई रिक्तिका, मैंने बोला था रिक्तिका एनिमल सेल में एब्सेंट होगी, अगर प्रेजेंट होगी तो बहुत छोटी होगी। ये हो गया सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। फिर हो गया सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं, और देन हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैलिया भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। सबसे बाहरी परत मैंने आपको बताई थी जंतु कोशिका की, सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इनके अंदर पाया नहीं जाता। न्यूक्लियस के अंदर ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ यूं धागे 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 वाली संरचना, ये वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी यूकैरियोटिक सेल में। ये क्रोमेटिन होती है, धागे नुमा संरचना, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, डीएनए पाया जाता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर में, और जहां पर आरएनए होता है उस रीजन को न्यूक्लियोलस कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है केंद्रिका। सेंटर पार्ट में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज द न्यूक्लियस, केंद्रीय भाग में जो संरचना दिख रही है वो है केंद्रक। और जिस अंतःप्रदवी जालिका पर, जिस अंतःप्रदवी जालिका पर राइबोसोम नहीं होते, राइबोसोम नहीं होते, उसे कहा जाता है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका पर राइबोसोम नहीं होते। जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उस पर राइबोसोम होते हैं। फिर आपको दिख गया जो उसके नीचे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे, वो है स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय भी कह देते हैं, गोल्जी बॉडी गोल्जी काय। फिर साथ में है गोल्जी पुटिका, गोल्जी पुटिका, गोल्जी पुटिका। और कोशिका के केंद्रीय भाग में जो द्रव उपस्थित होता है उसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य, उसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। यानी सेंटर पार्ट में जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो ये डायग्राम हो गया हमारा, ये डायग्राम हो गया हमारा एनिमल सेल का, जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे। एनिमल सेल का डायग्राम है, जल्दी से ड्रॉ करेंगे। आई होप सो सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से आपको विजिबल हैं। एनिमल सेल का डायग्राम ड्रॉ करेंगे और
प्लांट सेल में आई थिंक, अच्छा प्लांट सेल वहीं पे था, है ना। ये थी हमारी पादप कोशिका। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट मेंशन किया हुआ है क्या? क्लोरोप्लास्ट नहीं मेंशन किया ना, तो यहाँ पर इस ग्रीन स्ट्रक्चर को मेंशन करेंगे, दिस ग्रीन स्ट्रक्चर, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि बिना क्लोरोप्लास्ट के तो प्लांट सेल को बता ही नहीं सकते हम, तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो मैं आपको टाइम दे देती हूँ, एक बार जल्दी से इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और फिर वापस से मैं एनिमल सेल का डायग्राम खोल दूंगी ताकि आप उसको आराम से ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो प्लांट सेल के डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और फिर एनिमल सेल के डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैं आपको 2-3 मिनट दे देती हूँ, आप 2-3 मिनट तक ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, तो प्लांट सेल का डायग्राम अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो एक बार से दोबारा मैं एनिमल सेल या जंतु कोशिका का जो डायग्राम है वो आपके सामने ओपन कर देती हूँ ताकि जल्दी से आप इसको भी ड्रॉ जो है वो कर लेंगे, जल्दी से इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। मेन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस आपको ये याद रखना है कि प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, यानी कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका की जो सबसे बाहरतम परत होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट याद रखेंगे दैट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल, while the outermost layer of animal cell is cell membrane. Outermost layer of animal cell is cell membrane. बाकी सम बेसिक फीचर जैसे अगर मैं वैक्यूल की बात करूँ, लार्ज वैक्यूल, तो लार्ज वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। बड़ी रिक्तिका जो है वो पादप कोशिका का लक्षण होता है। जंतु कोशिका में या तो वैक्यूल जो है एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, अगर प्रेजेंट भी होती है तो बहुत छोटी होती है, यानी स्मॉलेस्ट होती है। क्योंकि पादप कोशिका में सेंटर पार्ट में, यानी एट द सेंटर पार्ट वैक्यूल प्रेजेंट होती है लार्जर, इसीलिए वहां पर जो न्यूक्लियस होता है वो परिधि पर होता है, यानी पेरिफेरल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि जंतु कोशिका में छोटी होती है रिक्तिका, या फिर होती ही नहीं है, तो सेंटर पार्ट में आराम से केंद्रक जो है वो सिचुएटेड होता है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पार्ट के अंदर है। उसके अलावा प्लांट सेल का बेसिक फीचर है कि दे हैव द क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है जिसकी वजह से वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना खुद बनाती हैं, यानी प्लांट सेल हैव द क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू विच दे डू द फोटोसिंथेसिस एंड शो द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जबकि जो एनिमल सेल्स होती हैं, यानी जंतु कोशिकाएं होती हैं, इनके पास में मैं बोल सकती हूँ क्लोरोप्लास्ट
अनुपस्थित होता है, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट होता है। एंड क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है तो ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, और जब ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या विषम पोषी पोषण कहा जाता है। इसी के साथ में हमारा टॉपिक द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में जो अंतर थे वो टॉपिक होता है पूरा। अब हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़नी है प्रोकैरियोट की और यूकैरियोट की, जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।